वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम लोगों ने टेंस के अकॉर्डिंग और कुछ बेसिक के टेंस के अकॉर्डिंग वहाँ कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जो नहीं चेंज होते हैं वो भी देख लिया था, जिसमें हमने यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शंस, ये सारा डिस्कस हम कर चुके थे। मैंने लास्ट वीडियो में ये कहा था कि हम अब जो पढ़ेंगे वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग कैसे क्या चेंज होना है ये अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक टेबल लिखवा रही हूँ कि प्रोनाउंस के जो फॉर्म्स होते हैं वो आपके बुक में तो अगर आपके पास ग्रामर की कोई बुक है तो उसमें आपको अवेलेबल हो जाएगी, अदरवाइज आप यहाँ से ये टेबल नोट करेंगे जो मैं आपको लिखवा रही हूँ। pronoun change according person। राइट अब यहाँ पर आपको कॉलम में ये टेबल आप लोगों को नोट करना ही है कंपल्सरी, तो आप इसको करते जाएं। आप इसके डिवाइडेशन में कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे पर्सन, यहाँ उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म, देन ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ये है उसकी रिफ्लेक्सिव फॉर्म, और लास्ट है उसकी पॉसेसिव फॉर्म। हम इसको थोड़ा सा टेबल का लुक दे देते हैं ताकि आपको इसको मैं जैसे जैसे लिखती जाऊं आपको आइडिया रहे कि कैसे क्या लिखना है। कुछ स्टूडेंट्स को तो इस टेबल का नॉलेज होगा और कुछ स्टूडेंट्स जिनको नॉलेज नहीं है उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि आगे आप जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करने वाले हैं वो इसी पर्सन और प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग ही चेंज करने वाले, तो वहाँ आपको ये काफ़ी काम देगी। सबसे पहले यहां पे आता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आई या फिर वी, मैं या हम। उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? मी या अस। आई है तो मी, वी है तो अस। देन माई सेल्फ और आवर सेल्फ। माई, माइन, आवर, आवर्स। अब हम ले लेते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में सिर्फ आता है यू, यानी कि तुम। फर्स्ट पर्सन कौन हुआ? आई भी। सेकंड पर्सन कौन हुआ? यू। यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू ही रहती है। रिफ्लेक्सिव फॉर्म योरसेल्फ, योर और योर्स। राइट। अब आता है हमारा थर्ड पर्सन। मैं फिर से कह रही हूं कि आपको ये टेबल उतारनी ही है,
क्योंकि ये आपको आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। ये आपको डिवाइडेशन आपको पता चल रहा है कितने परसेंट होते हैं। अब थर्ड पर्सन में बाकी सारे हमारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। वो कौन कौन है? ही, शी, इट और दे। ही, शी, इट और दे। ही का क्या बनेगा? हिम। शी का क्या बनेगा? हर। इट का रहेगा इट और दे का बनेगा देम। हिम से बनेगा हिमसेल्फ। हर से बनेगा हर सेल्फ। इट से बनेगा इटसेल्फ और देम से बनेगा देमसेल्व्स। और यहां पर भी सेम, हिज, हर, इट्स, देयर, देयर्स। क्लियर? ये था हमारा पूरा एक चार्ट जिसकी हमें आगे जरूरत पड़ने वाली है। पर्सन्स आगे लिखा होगा कि अगर फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं। उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स ये हैं, रिफ्लेक्सिव फॉर्म ये है, पॉसेसिव फॉर्म ये है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप अकॉर्डिंग टू पर्सन आगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज कर सकेंगे। अब मैं आपको रूल्स पे ले जाती हूं। अब हम पढ़ने वाले हैं चेंज अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंस। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मेन रूल है, चेंज अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन। अब इसमें हम जो फर्स्ट पढ़ेंगे वो हमारा क्या होगा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन जो आया है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, राइट? अब मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रही हूं, आपको अब रूल्स जो है वो पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करने हैं। तो जो मैं लिख रही हूं वो यहाँ पर ध्यान से आप लोग भी लिखें, फिर मैं इसको समझाती हूं। फर्स्ट पर्सन ऑफ reported speech, first person of reported speech change according to the subject of reporting verb। रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है? अब इसको ध्यान से देखो क्या लिखा है, फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। फर्स्ट पर्सन मैंने अभी आपको बताया, फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आई और वी। अब फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दो पार्ट होते हैं। आगे वाला रिपोर्टिंग वर्ब होता है और जो इन्वर्टेड कॉमा में होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन को चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। हम इसको बाय एग्जाम्पल और क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आ जाए। He says, comma, inverted comma, I read
my book. क्लियर? ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब. ठीक है. ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच. अब चेंज कहां करना था? द फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन. चेंज अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? ये है. तो इसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा. क्लियर? अब हम इसका एक आंसर भी बना के देख लेते हैं. ही सेज. तो अब यहां पर मैंने एक चीज और कही थी, याद रखने वाली कौन सी चीज थी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आगे टेंस के अकॉर्डिंग कोई भी चेंज नहीं होगा. तो हम यहां पर ही सेज का ही सेज कर देते हैं. राइट? अब यहां पर आई था तो रीड आया. अब ही सेज दैट, इसको हमें इसमें चेंज करना है. तो आई किस में चेंज हो जाएगा? ही में. ही. अब ही है तो रीड तो प्लूरल था इसलिए हमने लगाया. ही है तो रीड्स लगेगा. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी. माई बुक, सॉरी हिज बुक. अब ये जो है ये वाला, ये भी इसका इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा. अब वो चार्ट में आप देखो, चार्ट अगर आपने उतारा है तो चार्ट में देखो कि ही आई है, आई के साथ माई लगा तो ही के साथ क्या लगेगा? हिज बुक. ये हमारा सेंटेंस बना. हम कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं. ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल. I said, comma, inverted comma, I am not a thief. Comma, inverted comma, close. क्या बनेगा? I said that. अब इसमें ये और ये सेम ही है तो हमें इसका सिर्फ टेंस चेंज करना है. I was not a thief. क्लियर? एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं. मैं यहां पर आपको सारे टेंसेस के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल बता रही हूं. जितने रूल्स अब तक मैंने पढ़ाए हैं सभी के एक सेंटेंस आ रहे हैं. फर्स्ट था वो फ्यूचर प्रेजेंट का था कि आगे प्रेजेंट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब में तो कोई चेंज नहीं होगा. ये है तो ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो गया. अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं. वी सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, we have done our work. ये भी फर्स्ट पर्सन है. we said that अब have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो क्या चेंज हो जाएगा? We had done our work. क्लियर? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. She said, comma, inverted comma, I shall see
माई लेटर। देखिए अब यहां पर आपको खास ध्यान रखना, ये थोड़ा सा अलग टाइप का सेंटेंस है, ठीक है। शी सेड दैट, यहां तक तो आपको लिख ही देना है। अब आई आया है, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? शी के अकॉर्डिंग। आई का पॉसेसिव फॉर्म आया है यहाँ पे माई, तो यहाँ पे उसका पॉसेसिव फॉर्म होगा, तो आई की जगह हम लिखेंगे शी, ठीक है। अब आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं, ही शी इट दे के साथ हम विल लगाते हैं, तो ये जो शैल होगा वो इस शी के अकॉर्डिंग वुड में चेंज हो जाएगा। शी वुड सी हर लेटर। आ रहा है समझ में? हम इसके एक दो एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ही सेड, ये आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल में इसलिए बता रही हूं ताकि आपका जो प्रोनाउन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ही सेड आई एम रीडिंग माई बुक, माई बुक। अब बनाइए आप लोग, अब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ही सेड दैट ही वॉज रीडिंग हिज बुक। क्लियर? एक लास्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सीता सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई राइट अ लेटर टू माई फादर। क्या बनेगा इसका? सीता सेड दैट शी wrote a letter to her father। क्लियर? तो ये आपके प्रोनाउंस, यहां पर फर्स्ट जो रूल था प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, राइट। अब मैंने काफी सारे एग्जाम्पल्स भी आपको बता दिए हैं, तो आपको उन एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको और भी क्लियर करना है और इसकी और ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे। थैंक यू। सुप्रभात विद्यार्थियों, कल हमने वाक्य में सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य के अध्ययन के साथ ही एक वाक्य लिया था और उस वाक्य के आधार पर हमने वाक्य विचार किया था। जो वाक्य था, मोहन कल विद्यालय नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। उस वाक्य में मोहन कल विद्यालय नहीं गया प्रधान वाक्य था, योजक चिन्ह क्यों से जुड़ा हुआ था और वह बीमार था वह हमारा आश्रित उपवाक्य था। इसी के आधार पर हमने आगे बढ़ते हुए वाक्य का विश्लेषण किया और वाक्य के विश्लेषण में हमने वाक्य विश्लेषण के अंतर्गत हमने देखा कि वाक्य में एक उद्देश्य और विधेय को पहले बताना होता है। उद्देश्य विधेय को देखने के पश्चात हमें वाक्य में कर्ता की पहचान करनी है, कर्ता के बाद कर्म की पहचान करनी है, कर्म के बाद क्रिया की पहचान करनी है। इन तीनों की पहचान के साथ कर्ता और कर्ता का विस्तारक, कर्म और कर्म का विस्तारक और क्रिया का विस्तारक और भी कोई पूरक शब्द हैं उनके जीवन
और जैसे उनके यहाँ वाक्य देखें, मेरे जीवन का लक्ष्य है मैं राष्ट्रपति बनूं, इस प्रकार मेरे जीवन का लक्ष्य प्रधान उपवाक्य है और मैं राष्ट्रपति बनूं संज्ञा आश्रित उपवाक्य था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए अपन वाक्य के विश्लेषण के साथ साथ वाक्य संश्लेषण करते हैं। वाक्य संश्लेषण में क्या होता है, वाक्य के संश्लेषण की बात करें तो वाक्य संश्लेषण की बात करें तो वाक्य का विश्लेषण किया था, हमने विभाजित किया था। वाक्य संश्लेषण करते हैं तो वाक्यों को नजदीक लाते हैं, जोड़ते हैं। अब देखो अलग अलग छोटे छोटे वाक्य दिए होते हैं, उनको एक वाक्य में बनाया जाता है, चाहे सरल वाक्य में बनाओ, चाहे संयुक्त वाक्य में बनाओ, चाहे मिश्र वाक्य में बनाओ। ये अपन जैसा एग्जामिनर ने दिया होता है उसके अनुसार हमें बताना होता है। अब वाक्य संश्लेषण में क्या होता है, वाक्य संश्लेषण में वाक्य में आए उपवाक्य को अलग किया जाता है। सॉरी, यहां विश्लेषण संश्लेषण आएगा, है ना, ध्यान रखना है कि वाक्य विश्लेषण की जगह वाक्य संश्लेषण करना है। लेकिन वाक्य जो ऊपर दिया गया है ना, वाक्य संश्लेषण में वाक्य में आए उपवाक्यों को अलग किया जाता है, लेकिन वाक्य में संश्लेषण में अलग अलग वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बना दिया जाता है। तो एक वाक्य संश्लेषण में क्या था, वाक्यों को एक वाक्य बनाना है, विश्लेषण में वाक्यों को अलग अलग किया जाता है। तो जैसे कालांश लगा, छोटे छोटे वाक्य हैं, गुरुजी आए, कक्षा में पढ़ाया, दूसरी कक्षा में चले गए। यहां चार छोटे छोटे वाक्य हैं। अब इन छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ करके हमें एक वाक्य बनाया जाता है। देखिए सरल तीनों वाक्य बने हुए हैं। सरल वाक्य, कालांश लगते ही गुरुजी आए, कक्षा में पढ़ाकर दूसरी कक्षा में चले गए, है ना। कालांश लगते ही गुरुजी आए कक्षा में पढ़ाकर दूसरी कक्षा में चले गए। या सरल वाक्य और का किसी का प्रयोग नहीं होगा, ध्यान रखना है। कालांश लगते ही गुरुजी आए, कक्षा में पढ़ाकर दूसरी कक्षा में चले गए। दूसरा वाक्य संयुक्त वाक्य की बात करें, संयुक्त वाक्य में कालांश लगते ही गुरुजी कक्षा में आए और पढ़ाकर दूसरी कक्षा में चले गए। यहाँ दो वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बनाया गया है और का प्रयोग किया गया है, तो संयुक्त वाक्य होगा। आगे बढ़े तो कालांश लगा ही था कि गुरुजी कक्षा में पढ़ाने आए, फिर दूसरी कक्षा में चले गए। अब यहां कालांश लगा ही था कि हमारा संज्ञा उपवाक्य है, मिश्र वाक्य में आते हैं, तो हमें यहां मिश्र वाक्य बन गया। कालांश लगा ही था कि गुरुजी कक्षा में आए, पढ़ाने आए, फिर दूसरी कक्षा में चले गए। यहां दोनों वाक्य फिर और की से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारा वाक्य मिश्र वाक्य होगा। इस प्रकार के छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बनाया जाता है, जो कि वाक्य संश्लेषण कहा जाता है। जैसे हम घर से बाहर निकले, आसमान में बादल छाने लगे, दो वाक्य हैं। अब देखो, हमारे घर से बाहर निकलते ही आसमान में बादल छाने लगे, पहला सरल वाक्य। दूसरा, हम घर से बाहर निकले और आसमान में बादल छाने लगे, ठीक है। दूसरा वाक्य, हम घर से बाहर निकले और आसमान में बादल छाने लगे, हम निकले, इसके बाद हुआ जैसे ही हम घर से निकले, घर से बाहर निकले, आसमान में बादल छाने लगे, जैसे, है ना। इन शब्दों से मिश्र वाक्य पता है, जैसे ही हम घर से बाहर निकले आसमान में बादल छाने लगे। इस प्रकार इन तीनों वाक्यों में वाक्य संश्लेषण किया गया है। वाक्य छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ा गया है, उन्हें एक वाक्य किया गया है। दो प्रधान उपवाक्य होते हैं या कोई आश्रित उपवाक्य तो मिश्र में होगा। दो वाक्यों को, दो या दो से अधिक वाक्यों को संश्लेषित करके एक वाक्य बनाया जाता है, जो हमारा वाक्य संश्लेषण कहा जाता है। आगे बढ़े तो वाक्य के कुछ आवश्यक तत्व होते हैं जिनका ध्यान हमें रखना आवश्यक होता है। अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं वाक्य के आवश्यक तत्वों का, तो वाक्य के आवश्यक तत्वों का अगर ध्यान नहीं रखा जाए तो वाक्य में या तो पदक्रम संबंधी हो अशुद्धि, या फिर निकटता संबंधी अशुद्धि हो, कहीं ना कहीं अशुद्धि आ जाती है। वाक्य के कुछ आवश्यक तत्व होते हैं जिसमें हमें ध्यान है सार्थकता। पहले तो यह ध्यान रखना है, कोई भी वाक्य किसी न किसी प्रकार का होगा, सार्थक होगा। अगर वाक्य सार्थक नहीं होगा तो उसका अर्थ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सार्थक शब्दों का विन्यास ही वाक्य होता है हमारा, है ना। तो मैं वाक्य में हमेशा सार्थक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, यहां पर सार्थक शब्दों का प्रयोग किया गया है।
तो इस प्रकार यहाँ सार्थकता भी आवश्यक है। अगर सार्थक शब्दों का प्रयोग नहीं होगा तो वह वाक्य दुरू होगा, कठिन होगा और हमारे समझ से परे होगा। दूसरा है पदक्रम। पदक्रम में क्या होता है, वाक्य का सही अर्थ ग्रहण करने के लिए एक निश्चित क्रम होना चाहिए। जो भी वाक्य होता है एक क्रम में नहीं हो तो वाक्य अर्थ का अनर्थ भी कर लेता है। तो यही क्रम बदल जाता है तो कथन का अर्थ बदल जाता है। श्योर सही बात है कि अगर हमारा पदक्रम क्रम बदल दे तो यहां पर वाक्य का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब देखें यहां शुद्ध गाय का घी मिलता है। वाक्य देखें कि यहां शुद्ध गाय का घी मिलता है। अब गाय शुद्ध होती है कि घी शुद्ध होता है, पहले हमारी समझ में आना चाहिए कि यहां पर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, क्रम क्या होना चाहिए कि कर्ता, कर्म और क्रिया, इन तीनों के बारे में आपको ध्यान होगा तो आगे बढ़ पाएंगे। यहां शुद्ध गाय का नहीं आएगा, यहां गाय का शुद्ध घी मिलता है। पहले भी हमने बहुत वाक्य शुद्धि में, वाक्य शब्द शुद्धि में देखे हैं कि शब्दों का शुद्ध करना, वाक्यों को शुद्ध करना। आगे का टॉपिक यही आएगा क्योंकि वाक्य विचार के साथ वाक्य शुद्धिकरण ही चलता है, तो इनके आगे अपन अध्ययन करेंगे। लेकिन यहां देखें फिलहाल यहां शुद्ध गाय का घी मिलता है, उसकी जगह क्या होगा, यहां गाय का शुद्ध घी मिलता है। आगे बढ़े तो निकटता भी चाहिए। पदों के बीच अगर अंतर रहता है तो वह अर्थ ग्रहण करने में बाधक रहता है। जैसे उसने मेरा गाना सुना, अब यहां पर दूर दूर वाक्यों को रखने पर, शब्दों को दूर दूर रखने पर अर्थ समझ में नहीं आएगा, इसलिए निकटता भी जरूरी होती है। उसने मेरा गाना सुना तो वाक्य अर्थ समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए पूर्णता, वाक्य में पूर्णता भी आवश्यक है। वाक्य में अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। अगर पूर्ण नहीं होगा, वाक्य शब्दों की कमी होगी तो अर्थ समझ में नहीं आएगा, अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। जैसे कमल पीता है, अब यहां पर कमल पीता है, इसके हजारों अर्थ कर लिए जाए, विभिन्न प्रकार के अर्थ हो सकते हैं, है ना, चाहे वेशन के मामले में, चाहे अन्य किसी के मामले में, विभिन्न प्रकार के। तो यहां कमल पीता है तो हमें यह नहीं बता सकते कि चाय पीता है, दूध पीता है, कॉफी पीता है या जूस पीता है, जो भी हम हैं नहीं बता सकते, इसलिए अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। यहां कमल पीता है तो कमल के आगे अगर कर्म कुछ और लगा दिया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए वाक्य में अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, कमल दूध पीता है ऐसा तो ही समझ में आएगा। अब वाक्य में पदक्रम क्या होता है, वाक्य में पदक्रम की क्या आवश्यकता है। वाक्य रचना में पदक्रम का विशेष महत्व होता है क्योंकि वाक्य रचना करते समय कर्ता, कर्म और क्रिया का क्रम ध्यान रखना आवश्यक है। पहले ही बताया है कि वाक्य में कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया, इन तीनों का जो क्रम है वह आवश्यक रूप से होना चाहिए। अगर वह इस प्रकार से नहीं होता है तो वाक्य में पदक्रम का अभाव के कारण वाक्य हमारी समझ से बाहर होता है। तो इसीलिए आगे देखें तो वाक्य में कौन कौन से पदक्रम में क्या क्या चाहिए। वाक्य में कर्ता और कर्म के बाद क्रिया आती है, तो वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया का सहयोग होना चाहिए, साथ में होना चाहिए। मोहन गाना गाता है, यहां मोहन कर्ता, कर्म गाना और गाना गाता क्रिया है, यहां गाना क्रिया है। ठीक है, गाना, यहां गाना सॉन्ग से, गीत से संबंधित है, यहां गाता क्रिया है। कर्ता, कर्म और क्रिया के पूरक इनसे पूर्व में आते हैं। कर्ता, कर्म और क्रिया के जो पूरक होते हैं वो देखो, भूखा भिखारी स्वादिष्ट खाना जल्दी जल्दी खा गया, यहां पर भिखारी कर्ता है तो भूखा उसका क्रिया कर्ता का विस्तारक है, खाना कर्म है तो स्वादिष्ट उसका कर्म का विस्तारक है, और जल्दी जल्दी खा गया या खाना जो क्रिया है उसका विस्तारक है, जल्दी जल्दी। तीसरा है क्रिया विशेषण, क्रिया से पहले प्रयोग में आते हैं। ठीक है, तो क्रिया विशेषण जो होते हैं क्रिया से पहले प्रयोग में आती है। जैसे धावक तेज दौड़ता है, क्रिया विशेषण शब्द है हमारा, तेज शब्द है, उस तेज को हम अन्य भी नहीं, यहाँ क्रिया विशेषण में क्या होता है कि वे क्रिया विशेषण अव्यय वे होते हैं जिनमें लिंग वचन के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। घोड़ा तेज दौड़ता है ना, धीरे धीरे चलोगे तो बस निकल जाएगी, इस प्रकार जो धीरे धीरे शब्द है उसे हम कम चलोगे तो ऐसा नहीं बता सकते। इसीलिए हमें ध्यान रखना है क्रिया विशेषण शब्द क्रिया से पहले प्रयोग में आते हैं। क्रिया विशेषण पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आती है, हमने क्रिया में पढ़ा पूर्वकालिक क्रिया क्या किसे कहते हैं, जिसमें कर जुड़ा होता है। पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आती है। तो मोहन खाना खाकर सो गया, अब यहाँ मोहन सो गया, इसमें खाना खाकर जो है यह मुख्य क्रिया से पहले आया हुआ, खाना खाना मुख्य क्रिया से पहले पूर्वकालिक क्रिया आती है।
संबोधन और विस्मयादि बोधक शब्द भी पहले आते हैं प्राय। देखिए, हे ईश्वर सबका भला हो, तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक शब्द भी पहले ही आते हैं, ये भी ध्यान रखना है। निषेधात्मक वाक्यों में न अथवा नहीं का प्रयोग क्रिया से पहले किया जाता है। हम जानते हैं कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, है ना, तो आता क्रिया, आना क्रिया से पहले क्या है, नहीं लगाए। या रमेश बाजार नहीं जाएगा, या रमेश करता, बाजार कर्म और जाएगा क्रिया, क्रिया से पहले नहीं का प्रयोग है, इसलिए निषेधात्मक वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है। आगे सार्वजनिक विशेषण अन्य विशेषण से पूर्व आता है। सार्वजनिक विशेषण शब्द होता है वो अन्य विशेषण शब्दों से पूर्व में आता है। तो मेरी छोटी बहन, जैसे मेरी छोटी बहन अनुराधा, यहाँ कर्ता का नाम है, उससे पहले मेरी छोटी बहन, यहाँ पर सार्वजनिक विशेषण होता है वह बहन का, है ना, बहन जो है विशेषण, लेकिन मेरी छोटी बहन जो सार्वजनिक विशेषण है उसके बारे में जो भी होता है वह विशेषण से पूर्व आता है ना। पदवी या व्यवसाय सूचक शब्द भी नाम से पहले आते हैं, जैसे पंडित, यहां मिसप्रिंट हुआ है थोड़ा, देखें कि जहां पर जवाहरलाल नेहरू है ना, अब ये जो शब्द हैं उसमें आगे हम पंडित शब्द जोड़ देते हैं, है ना। तो इस प्रकार यहां पर अगर हम पंडित शब्द जोड़ देते हैं तो यहां पर उनका जो व्यवसाय सूचक शब्द है वो पहले आ जाएगा, ठीक है। तो आगे पदवी या व्यवसाय सूचक शब्द हैं जो उनसे पहले, नाम से पहले आते हैं, उसमें देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जय डॉक्टर कलाम हैं, प्रोफेसर मोहन हैं। इस प्रकार जो व्यवसाय सूचक या पदवी वाले जो शब्द आते हैं वो हमेशा पहले आते हैं। फिर देखिए आगे मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्यों में योजक का प्रयोग दो उपवाक्यों के बीच होता है। जो मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य होते हैं उन वाक्यों में ये जो योजक शब्द होते हैं उनका प्रयोग होता है दो उपवाक्यों के बीच में होता है। जैसे घर पर काम था इसलिए वह नहीं आया, घर पर काम था एक वाक्य, वह नहीं आया दो वाक्य। तो मिश्र संयुक्त वाक्य चिन्ह में योजक शब्द होता है जो दो वाक्यों के बीच में होता है। अब मिश्र वाक्य की संरचना में प्रधान वाक्य आश्रित उपवाक्य के पहले आता है। हमें ध्यान है कि मिश्र वाक्य में जो संरचना करते हैं उसमें प्रधान उपवाक्य होता है, प्रधान वाक्य होता है, वह आश्रित से पहले आता है, क्योंकि आश्रित हमारी परिभाषा भी यही है कि मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य हो, उस पर अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो आश्रित उपवाक्य से पहले प्रधान उपवाक्य होगा। जो परिश्रम करता है उसे सब पसंद करते हैं, तो यहाँ पर सब पसंद करते हैं, ये आश्रित है किस पर, जो परिश्रम करता है उस पर। इस प्रकार इन वाक्यों में तीनों पदक्रम देखें तो आगे वाक्यों में आवश्यक तत्व क्या थे उनका ध्यान रखना है, और वाक्य संश्लेषण में क्या होता है, वाक्य विश्लेषण में क्या होता है, इन सब के साथ अपना ये पूरा अध्याय समाप्त होता है। और आगे हम वाक्य शुद्धि के बारे में अध्ययन करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। अभी हमारा जो एक्सरसाइज चल रहा है 1.6 एक्सरसाइज काफ़ी लंबी है, इस वजह से आपके क्वेश्चंस आगे से आगे चल रहे हैं, बट आपके लिए अच्छा है। वैसे ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो उतना ही ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 4 किया था हमने 11 का, इसके बाद हम ट्राई कर रहे हैं 11th का ही क्वेश्चन नंबर 5। हो गया हो आपका तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 5, 3/√3 - √2 + √5, ठीक है। 3/√3 - √2 + √5, इसमें क्या करना है आपको, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, हर का परिमयकरण करना है यहाँ पर, ठीक है। तो कैसे करेंगे, नाउ दिस इज आवर सॉल्यूशन बाय रैशनलाइजेशन। करने से पहले लिखेंगे बाय रैशनलाइजेशन, ठीक है।
तो रैशनलाइजेशन का क्या तरीका, आपका अपना तरीका हो सकता है। कोशिश ये करनी है कि जो भी नंबर गिवन है डिनोमिनेटर में वही नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। बस ये ध्यान रखना है उनके मिड का जो साइन है उसका अपोजिट साइन हम उसमें यूज़ करें। तो इसमें क्या है, 3 नंबर्स आ चुके हैं, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है आप किस नंबर किस साइन को मिड पॉइंट लेना चाह रहे हैं। आप चाहो तो ऐसा पढ़ सकते हो इसको, √3 माइनस √2 प्लस √5। नहीं, हम तो ऐसा नहीं पढ़ेंगे, हम तो इसको √3 माइनस √2 प्लस √5। तो यहाँ पर कुल मिला के आपको एक पैर बनाना बहुत ज़रूरी है, 2 के जोड़े बनाएंगे यहाँ पर। तो 3 अपॉन, तो यहाँ क्या है, √3 माइनस √2 प्लस √5। ऐसा क्यों? क्योंकि whenever we do rationalization, जब भी हम रैशनलाइजेशन करते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर एटलीस्ट यहाँ क्या फॉर्मेशन रहता है, a प्लस बी या फिर a माइनस बी। कोई भी 2 नंबर्स होते हैं वो एडिशन में होते हैं या फिर सब्ट्रैक्शन में होते हैं। अब यहाँ तो 3 नंबर्स है, तो क्या इसको हम 2 नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो इट्स ऑल अबाउट ब्रैकेट्स। तो आप चाहो तो ये 2 नंबर कह सकते हो इसको। फर्स्ट नंबर इज √3, सेकेंड नंबर इज √2 प्लस √5। दिस इज योर a, दिस इज योर b। नहीं तो आप √3 माइनस √2 का अपना एक पैर बना सकते हो। ऐसा नहीं करना चाहते तो ऐसे कर सकते हैं, √3 माइनस √2 इन प्लस √5। तो ये आपका a बन जाएगा, ये आपका b बन जाएगा। ये पूरा का पूरा एक नंबर, ये पूरा का पूरा एक नंबर बन जाएगा। तो हमारे ऊपर है हम क्या पैरिंग लेकर के चल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में मैं क्या कर रही हूँ, इस √3 को अलग पढ़ रही हूँ और √2 प्लस √5 को एक साथ ले रही हूँ। बट यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ब्रैकेट्स में लेने के बाद एक काम करते हैं, यहाँ पर हम √3 माइनस √2 का पैर ले लेते हैं। क्यों मैंने ऐसा क्यों किया कि इन केस जैसे मैं इसका पैर बनाती हूँ तो फिर माइनस का प्रॉब्लम रहेगा। यहाँ बाहर माइनस है, जैसे ही उसको अंदर ब्रैकेट में ले लूँगी मैं √2 तो अंदर के साइन बदल जाएंगे। क्यों? माइनस √2 माइनस √5, ये जो प्लस का था, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन होगा तब जाके ये बनेगा। ये तो ऑलरेडी माइनस का था, सॉरी, ये प्लस का √2 और ये माइनस का √5 बन जाएगा। क्योंकि जब भी ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस ये बन जाएगा माइनस √2 और माइनस माइनस प्लस √5, तब जाके ये रियल फॉर्मेशन ये बनेगा। तो आप चाहो तो अगर निकालना चाहते हो तो ब्रैकेट बनाने से पहले सोच लेवे कि बाहर की तरफ साइन क्या है। इन केस जैसे आप √2 प्लस 5 को एज अ पैर लेना चाह रहे हैं तो इसका मतलब बाहर माइनस है और यू आर पुटिंग अ ब्रैकेट हियर, ब्रैकेट आप यहाँ पर बना रहे हैं। तो माइनस की वजह से जैसे ही ब्रैकेट लगाए तो अंदर के सारे साइन बदल जाएंगे। यहाँ जो √2 माइनस का था यहाँ प्लस का बन जाएगा, यहाँ जो √5 प्लस का था यहाँ माइनस बन जाएगा। और जैसे ब्रैकेट ओपन होगा अगेन साइन बदल जाएंगे, ये प्लस का √2 माइनस का बन जाएगा, ये माइनस का √2 प्लस का हो जाएगा। क्यों? प्लस माइनस 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 प्लस। क्लियर है? बट ये साइन का कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैं यहाँ पर √3 माइनस √2 को ही एज अ नंबर ले रही हूँ। तो यहाँ पर पैरिंग जो मैंने करी है वो लेंगे, √3 माइनस √2 को एक साथ लिया है और प्लस √5 को अलग लिया है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? अब हमको रैशनलाइजेशन करना है तो सिमिलर नंबर को सिमिलर नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, बस मिडल वाला साइन डिफरेंट लेंगे। तो मिडल वाला साइन डिफरेंट ले लेते हैं, √3 माइनस √2। ब्रैकेट्स का ध्यान रखेंगे, प्लस की जगह माइनस, यहाँ पर अपोजिट साइन लेंगे तो यहाँ पर माइनस आएगा। और अगेन √3 माइनस √2 माइनस √5 सिमिलर नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। तो अब इसके बाद जो आएगा इसको मल्टीप्लाई करना, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। 3 का मल्टीप्लाई दोनों से होगा। अब चाहे तो ब्रैकेट आप खोल भी सकते हो ऊपर वाला, √3 माइनस √2 माइनस √5। क्लियर? ये पूरा नंबर फॉर्मेशन। नाउ डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको। लार्ज ब्रैकेट इसलिए लगा दिया, देयर आर 2 नंबर्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई होना है। तो जब हम इनको ध्यान से देखते हैं तो हमको पता चलता है कि जो फर्स्ट नंबर दैट इज़ √3 माइनस √2, यहाँ भी यही है, यहाँ भी यही है।
सेकेंड नंबर इज √5, यहाँ भी √5 है, यहाँ भी √5। डिफरेंस क्या है कि यहाँ प्लस √5 के पहले प्लस है और यहाँ पर माइनस है। सिमिलर नंबर्स बट साइन डिफरेंट, ये फॉर्मूला होता है आपका a + b × a - b का। सिंस वी नो दैट a + b × a - b इज इक्वल टू a² - b²। मैं बार बार यहाँ पर ये फॉर्मूला नोट नहीं करूँगी, लेकिन वैन एवर यू वुड डू दिस स्टेप तो क्या होगा, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। जो जो फॉर्मूला लगा रहे हो वो मेंशन करोगे। तो यहाँ पर a की जगह पर कौन है बताओ, √3 - √2, और b की जगह पर कौन है, √5। तो यहाँ पर क्या आएगा, a² - b²। a कौन है हमारा, √3 - √2 माइनस इसका स्क्वायर हो गया a² माइनस b²। b इज √5, इसका स्क्वायर हम यहाँ करेंगे। दिस इज द थिंग। यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। अब इसके बाद आगे कैसे सॉल्व होगा ये देखते हैं। 3 × √3 - √2 - √5। आपकी इच्छा है, अभी आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो करो, अदरवाइज नहीं भी करते हो तो इट्स ओके, जैसा है वैसा का वैसा इसको रख सकते हैं। 3 × √3 - √2 - √5। वो जो लार्ज ब्रैकेट था उसको मैंने स्मॉल ब्रैकेट लिख लिया यहाँ, बस इतनी सी बात करी है। अब ये जो चीज़ है उसको सॉल्व कर देते हैं। √3 - √2 का होल स्क्वायर, नाउ माइनस की जगह माइनस। यहाँ पर देखो √5 का होल स्क्वायर, होल रूट है और होल स्क्वायर एक साथ, इसका मतलब ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं और अंदर जो नंबर बैठा है दैट इज़ योर आंसर। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 5। तो यहाँ डायरेक्टली मैंने लिख लिया 5। इस चीज़ को आगे सॉल्व करेंगे। ये जितनी भी स्टेप्स हैं उन सब के आगे आप ये एरोज लगाएंगे, क्योंकि इसका मतलब ये इसी चीज़ को आगे सॉल्व करने पर हमारे पास ये आंसर आया है। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर वाला वैसा का वैसे ही रखा है, √3 - √2 - √5। अब √3 - √2 का होल स्क्वायर -5। तो यहाँ पर ये कौन सा फॉर्मेशन है, a - b का होल स्क्वायर। सिंस वी नो दैट a - b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। ओके, a की जगह पर है √3, b की जगह पर है √2। अब यहाँ क्या करेंगे, a - b का होल स्क्वायर लार्ज ब्रैकेट में इसलिए लगा रही हूँ ताकि साइन का मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पर a का स्क्वायर, फर्स्टली a का स्क्वायर, तो ये हो गया, a की जगह हमने a की वैल्यू पुट कर दी विच इज़ √3। माइनस है तो -2ab आएगा, तो 2 × a कौन है, √3, b कौन है, √2। तो ये बन गया 2ab। अब बचा क्या, प्लस का b² प्लस b², b क्या है, √2 का स्क्वायर। दैट्स इट। -5 स्टिल देयर, तो -5 को भी लिखना पड़ेगा, कुछ भी नंबर मिस नहीं होना चाहिए। ओके, इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा, 3 √3, अभी भी मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया अंदर, √5 अपॉन, इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट्स भी मैं हटा रही हूँ, √3 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर एक साथ, इसका मतलब वो हट जाएगा। आंसर क्या आया, 3 - 2 √3 √2, इसको लिखो 2 √3 √2। नाउ प्लस √2 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर एक साथ, तो आंसर क्या आएगा, 2 माइनस बाहर की तरफ क्या है, -5। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, ये इसके बाद माइनस आ रहा है। हम जो चीज़ पहले करते थे कि मैंने आपसे कहा था कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो ब्रैकेट जब भी ओपन होगा तो अंदर के साइन बदल जाते हैं। वो चीज़ क्या है, ब्रैकेट के पहले माइनस होना चाहिए, ब्रैकेट के बाद में नहीं। बाद में तो कुछ भी हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट के बाहर की तरफ क्या साइन है, इसके पहले क्या साइन है, प्लस है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे व्हेन एवर यू वुड ओपन दैट ब्रैकेट। ओके, सारे नंबर्स लिख लिए हमने यहाँ पर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 + 2 5, 5 - 5, ये तो डायरेक्टली ही हो गया। 3 + 2 -5, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, 3 आ गया, ये 2 आ गया, दैट इज़ 3 + 2 5 होता है, 5 - 5 5, तो ये मैंने सारे कैंसिल कर दिए। तो क्या आया आपके पास आंसर, -2 √3 √2, और ये है 3 √3 -2 -√5। अब एक चीज़ और है कि हमारा काम था डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना। हमने कोशिश की, हमने स्टार्टिंग में किया, रैशनलाइजेशन किया, बट फिर भी एट द एंड जो हमारा आंसर आया
उसमें फिर भी डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर तो आ ही रहा है, √3 और √2 आ ही रहा है। तो जब तक हमारे पास डिनोमिनेटर में प्योर रैशनल नंबर, प्योर परिमेय संख्या नहीं आ जाती, तब तक हम उसका परिमेयकरण करेंगे। तो अभी तक भी नहीं आया पूरा सॉल्व करने के बाद भी, तो हम क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण यहाँ पर कैसे होगा, तो इसके लिए हम यहाँ पर ये जो नंबर दे रखा है उसका मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो क्या नंबर है, √3 √2, या तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या लिख सकते हैं, √6। क्यों, क्योंकि 3 × 2 6 होता है, √6। तो यहाँ पर √6 का मल्टीप्लाई और √6 का डिवाइड करेंगे। तो क्या बनेगा, यहाँ पर 2 है ये, तो क्या आंसर आना चाहिए, 3 √3 माइनस √2 माइनस √5 इंटू √6। ठीक है जी, इंटू में √6 लिख लिया हमने, अपॉन -2 इंटू √6 इंटू √6। तो मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई थी कि √4 इंटू √4 4 होता है, √6 उसी तरीके से √x इंटू √x इज इक्वल टू x होता है, वैसे ही √6 इंटू √6 6 होता है। ठीक है, बाहर की तरफ माइनस है, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। इसके बाकी की आगे की जो स्टेप्स हैं हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आप साथ के साथ नोट कर समझते भी जाए और नोट भी करते जाए। ओके, अब यहाँ देखते हैं हम 3, उस √6 को अब मैंने आगे ले लिया है, √6 मल्टीप्लाई में आगे पीछे कहीं पर भी लिखो, √3 माइनस √2 माइनस √5 अपॉन में क्या चलेगा, 2 × 6 12, तो माइनस का 12 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर देखो ये मल्टीप्लाई में चल रहा है, 3 × √6 इंटू ये लंबा चौड़ा, ये तीन चीज़ें मल्टीप्लाई में, डिवाइड में -12 चल रहा है। तो देखो 3 डिवाइड बाई 12 कितने टाइम इससे डिवाइड होगा, ये 3 के टेबल में 12 कितने टाइम आता है, 4 टाइम। तो 3 4 × 12, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, -4 और ऊपर आ गया √6 √3 माइनस √2 माइनस √5। ये स्टेप एक्स्ट्रा क्यों करनी पड़ी, यहाँ वाली, यहाँ पर लिखोगे अगेन बाय रैशनलाइजेशन, पुनः परिमेयकरण द्वारा। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पर एट द एंड भी जो डिनोमिनेटर मिला था वो रैशनलाइज नहीं मिला, वहाँ पर भी इरैशनल नंबर अवेलेबल था। तो इस वजह से अगेन बाय रैशनलाइजेशन, फिर से यहाँ रैशनलाइजेशन किया था। अब इसको जस्ट यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गेट योर प्योर आंसर। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे क्या, √6 इंटू √3, √6 इंटू √3 माइनस √2 इंटू √6 माइनस √5 इंटू √6 और अपॉन में चल रहा है -4। अब इस चीज़ को देखते हैं, दोनों पर ही रूट है तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 6 3 × 18 -2 इंटू 6 -5 इंटू 6 अपॉन -4। इसको सॉल्व करने का तरीका, या तो आप डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर देवे, और नहीं तो क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। जैसे ये √6 इंटू 3 है तो इसका फैक्टर करा 2 इंटू 3, 6 का फैक्टर 2 इंटू 3, इंटू 3 पहले से अवेलेबल है, -2 इंटू 6, 2 इंटू 6 की जगह पर 2 इंटू 3। अब यहाँ पर नीड हो तो करो, अदरवाइज इट्स ओके, क्योंकि तीनों ही नंबर डिफरेंट है। जैसे अगर करते भी मान लेते, कर लेते 5 इंटू 2 इंटू 3, तो तीनों नंबर अलग है, पैरिंग किसी की भी नहीं हो रही है, तो कोई बेनिफिट नहीं रहेगा हमारा फैक्टराइजेशन का। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 3 3 के 2 पैर बन रहे हैं, तो बाहर निकलेगा तो सिर्फ एक 3 निकलेगा और अंदर की तरफ √2, माइनस 2 का एक पैर बना, बाहर निकलेगा तो सिंगल 2, अंदर की तरफ √3, माइनस 5 इंटू 2 इंटू, एक भी पैर नहीं बने तो मल्टीप्लाई करके रख दो, 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, तो √13 30 अपॉन -4। तो अब देखो -4 है, डिनोमिनेटर में माइनस है, चाहो तो जैसा लिखा है वैसा भी कंटिन्यू कर सकते हो, दिस इज द राइट आंसर। बट डिनोमिनेटर में माइनस है तो कोशिश ये करें कि जब भी डिनोमिनेटर में माइनस आवे तो इसको ऊपर लगा देवे। तो ये ऊपर पूरा नंबर है, सिर्फ एक के आगे माइनस नहीं लगेगा, पूरे के आगे माइनस लगेगा। तो उस वजह से आपका नंबर क्या बन जाएगा, ब्रैकेट की तरफ, ब्रैकेट के बाहर की तरफ पहले
अगर माइनस है तो अंदर के जब भी ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये जो प्लस का 3√2 है अब क्या बन जाएगा माइनस का, तो माइनस का 3√2 माइनस माइनस प्लस 2√3 और माइनस माइनस प्लस √30 डिवाइड बाय 4। ओके, दिस इज़ द लास्ट फाइनल आंसर जो आपका बनेगा। तो चाहे तो आप इस माइनस वाले को बाद में लिख सकते हो, 2√3 माइनस 3√2 प्लस √30/4। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। मे बी पॉसिबिलिटी है कि आंसर शीट में आंसर थोड़ा डिफरेंट, और डिफरेंट क्या हो सकता है, या साइन का डिफरेंस हो सकता है कि यहाँ पर जो माइनस है ये प्लस का और ये दोनों माइनस के हो, तो ये चीज़ पॉसिबल है इसके अंदर। नेक्स्ट के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पार्ट 22 कंटिन्यू करेंगे। यूनिट ऑफ लाइट में जो पढ़ा था पार्ट 21 में वो था ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में मैंने बेसिक डिफरेंस बताया था कि डिफ्यूजन जो होता है वो आपकी जो मैटर होती है, मैटर की तीनों स्टेट में पॉसिबल है, सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस में भी। बट ऑस्मोसिस जो होता है वो सॉल्वेंट यानी लिक्विड स्टेट में ज़्यादा होता है, उसी में होता है। उसके बाद हम देखेंगे आज ऑस्मोसिस का डेमोन्स्ट्रेशन, यानी ऑस्मोसिस को अगर समझना है तो उसके लिए एक एक्टिविटी करके देख लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है लास्ट में छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, उसको देख लेते हैं हम। डायग्राम भी दे रखा है इसका। टेक अ थिस्टल फनल एंड कवर इट्स माउथ विद अ पीस ऑफ एन आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लाइक पार्चमेंट पेपर और एनिमल ब्लैडर। सबसे पहले एक थिस्टल फनल लेनी है। थिस्टल फनल कुछ नहीं, फनल जैसी होती है। थिस्टल फनल का मीनिंग होता है कि ये फनल तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास लिक्विड कम हो, कम वॉल्यूम में लिक्विड हो और उसको फिक्स पोजीशन पे सेट करना हो, तब हम थिस्टल फनल का यूज़ करते हैं। उसके माउथ को हमें कवर करना है किससे, आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। और वो मेम्ब्रेन किससे बनी होगी, तो पार्चमेंट पेपर या फिर एनिमल ब्लैडर का यूज़ करेंगे। इन्वर्ट थिस्टल फनल एंड प्लेस इट इनटू अ बीकर फिल्ड विथ क्लीन एंड प्योर वाटर। अब उस फनल को हमें एक प्योर वाटर, क्लीन वाटर से भरे हुए बीकर में रख देना है। Pour concentrated salt और sugar solution into thistle funnel till it reaches 1/3 of the height of stem। अब शुगर सॉल्यूशन लेना है, उसको उस थिस्टल फनल में पॉर करना है, तब तक भरना है जब तक कि वो 1/3 की हाइट तक नहीं रीच हो जाता। फिक्स द स्टेम ऑफ थिस्टल फनल इन अ वर्टिकल पोजीशन बाय मीन्स ऑफ अ स्टैंड। स्टैंड की हेल्प से, है ना, वर्टिकल, अब पानी में कोई चीज़ हम रखते हैं तो वो हिलता रहता है, इसलिए हमें उसको स्टैंड की हेल्प से उसको वर्टिकल पोजीशन में अरेंज करना है। डायग्राम में दे रखा है किस तरह से अरेंज करना है। मेक अ मार्क ऑफ द लेवल ऑफ सोल्यूशन एज ए विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास मार्किंग पेंसिल। ऐसी पेंसिल जो ग्लास पर भी चले, ऐसी पेंसिल अलग से आती है, तो उन पेंसिल से हमें मार्क कर देना है कि हमने जो सॉल्यूशन अंदर पॉर किया है, किसके अंदर, थिस्टल फनल के अंदर, वो ए पॉइंट तक हमने मार्क किया है, ताकि उसका अगर लेवल इंक्रीज या डिक्रीज होए तो हमें पता चले। अब इसको जो आपको मैंने समझाया उसको आप डायग्राम में देख लो कि यहाँ पर उसका एपेरेटस जो है उसको सेटल कैसे करेंगे। तो ये यहाँ पे देख रखा है स्टैंड, स्टैंड के अंदर जो यहाँ पे वर्टिकल पोजीशन में अरेंज किया है वो आपकी है थिस्टल फनल। इस थिस्टल फनल के अंदर क्या डाला है, तो इन्होंने भरा है अंदर शुगर सॉल्यूशन, और यहाँ पर इन्होंने मार्क किया है, जैसे लिखा है इनिशियल लेवल ऑफ शुगर सॉल्यूशन, वो पेंसिल से मार्क कर देना है। देन यहाँ पर पानी जो भरा है बीकर में वही है डिस्टिल वाटर, थिस्टल फनल एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर जो है ये फनल के नीचे, ये जो आपको थिस्टल फनल दे रखी है, इसके नीचे आपको शॉर्ट में थोड़ा सा दिखेगा कुछ ऐसा, वो है आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए यूज़ किए यहाँ पर ताकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की हेल्प से इसके अंदर का कुछ सॉल्यूशन थिस्टल फनल के अंदर आ जाए, यानी कि वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो जो भी होगा वो कैसे होगा वो आगे बताऊंगी। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि इसके अंदर से सॉल्यूशन आर पार हो सके अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन। अब ये चीज़ हो गई। अब थोड़ी देर बाद दिख रहा है आपको यहाँ पे, मैं ऐसे ही बता दूँ शॉर्ट में कि इसका जो अंदर शुगर सॉल्यूशन था, ए पॉइंट पे जो मार्क किया था, थोड़े टाइम के बाद अगर आप देखोगे तो वो फाइनल लेवल ऑफ शुगर सॉल्यूशन ऊपर चला जाएगा, यानी कि आपको जो वैल्यू मिलेगी वो बी मिल जाएगी। दैट मीन्स ये हुआ कि यहाँ वाला पानी इसके अंदर चला गया। कैसे चला गया और क्यों चला गया,
Few hours later, a rise in the level of solution in the Thistell funnel tube will be observed. Mark this level as B by means of glass marking pencil और marker. आप थोड़े few hours के बाद अगर नोट करो, ऑब्जर्व करो इस एक्सपेरिमेंट को, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जो शुगर सॉल्यूशन था उससे वो थोड़े टाइम के बाद क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, उसका जो लेवल था वो बढ़ गया. The concentration of water molecule in beaker is higher and these water molecule are passed through the semi-permeable membrane. That means ये हुआ कि इस बीकर का वाटर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू शुगर सॉल्यूशन के पास चला गया, यानी थिस्टल फनल के अंदर एंटर हो गया. Molecules are passed through a semi-permeable membrane because the sugar solution filled in Thistell funnel has lower water concentration. That means ऐसा क्यों हुआ, तो वो बता रहा है कि इसका रीज़न ये था कि थिस्टल फनल के अंदर जो आपने शुगर सॉल्यूशन पोर किया था उसका कंसंट्रेशन क्या था, लो था देन द वाटर फिल्ड इन बीकर. बीकर में जो पानी भरा था उसके कंसंट्रेशन से अंदर वाले इसकी कंसंट्रेशन क्या थी, लोअर थी. Thus there is an increase in the level of solution in Thistell funnel. इसलिए इस Thistell funnel का इंक्रीज हो गया लेवल. With the gradual increase in the level of water inside the Thistell funnel, the concentration of sugar solution will decrease and gradually the diffusion of water molecule into Thistell funnel decrease. तो ये रीज़न आपको समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ की कंसंट्रेशन वाटर की ज़्यादा थी और इसकी कंसंट्रेशन कम थी. तो यहाँ जो हायर कंसंट्रेशन वाले वाटर मॉलिक्यूल थे उनका तो नेचर होता है डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस की वजह से वो क्या करते हैं, हायर टू लोअर. तो हायर कहाँ था, बीकर में, और लोअर कहाँ था, फनल में. तो वो हायर से कहाँ चले गए, लोअर की तरफ, यानी फनल के अंदर. और फनल के अंदर आने से इसका शुगर सॉल्यूशन जो कि बी ए पॉइंट पे मार्क किया था वो इंक्रीज होके आपको बी पॉइंट पे मार्क करना पड़ा. तो ये आपकी फाइनल लेवल या फाइनल वैल्यू, फाइनल इनिशियल शुगर जो सॉल्यूशन की जो वैल्यू थी या जो मार्क था वो आपको थोड़ा इंक्रीज हुआ दिखाई दिया. अब है यहाँ पर दे रखा है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंसेस क्या है. हमने पढ़ा था पहले डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन में भी आपको सेम चीज़ मिली थी कि डिफ्यूजन में भी मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हायर टू लोअर की तरफ मूवमेंट करते हैं ना, हाई कंसंट्रेशन से वो लोअर की तरफ जाते हैं. बट वो चीज़ ये थी कि वो सिर्फ किस में होती है, वो तीनों स्टेट में होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में. लेकिन ऑस्मोसिस की बात करें तो वो सिर्फ सॉल्वेंट यानी वाटर मॉलिक्यूल के साथ ही होती है. अब यहाँ पे आपको पढ़ोगे तो आपको ये एक्टिविटी ना भी लिखो, आप खाली इसका डायग्राम लिख लेना. आपको क्या करना है मैं नोट्स में बता देती हूँ, ये आपका होमवर्क है. डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस में आपको सिर्फ ये डायग्राम आज बनाना है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है. आप ये डायग्राम बना लो, सफिशिएंट है, इसको समझ में इजीली आ जाएगा. उसके बाद आप क्या करोगे तो डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस की आपको पूरी की पूरी टेबल एज इट इज़ अपनी नोटबुक में बनानी है. यहाँ पे दे रखा है कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस हो जाते हैं. पहले दोनों की डेफिनेशन दे रखी है फर्स्ट पॉइंट में. डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन देयर हायर कंसंट्रेशन टू द देयर लोअर कंसंट्रेशन. वही चीज़ है यहाँ पर दे रखा है कि डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हायर टू लोअर की तरफ होता है, दैट्स क्लियर. अब है ऑस्मोसिस, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. इसमें दो वर्ड है और दो ही वर्ड अलग है इससे. इसमें ये था कि हायर टू लोअर की तरफ डिफ्यूजन में मूवमेंट होता है, ठीक है. ये नहीं लिखा कि वाटर में होता है, किस में होता है, दैट मीन्स ये सब में होता है. बट ऑस्मोसिस में ये लिखा है कि वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर, मतलब ऑस्मोसिस सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल या सिर्फ लिक्विड या सिर्फ सॉल्वेंट के साथ होगा. ऑस्मोसिस में किसका होना ज़रूरी है, वाटर का. और दूसरी चीज़ यहाँ लिखी लास्ट में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि यहाँ पे नहीं आई है. तो बेसिक डिफरेंस यही हो गया इसका कि वाटर मॉलिक्यूल और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. बाकी जो डेफिनेशन है आप एज इट इज़ लर्न करो, एक ही बार लर्न करनी है आपको. बस इतना याद रखना है कि ऑस्मोसिस में दो वर्ड आने चाहिए, वाटर मॉलिक्यूल एंड सेकेंड अनदर वर्ड इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. अब है सेकेंड पॉइंट डायरेक्शन ऑफ फ्लो. फ्लो कैसे होता है इसका, यहाँ पर भी लिखा है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. हायर टू लोअर की तरफ ही होगा, यहाँ पर भी सेम होगा, फ्रॉम हायर टू लोअर इन टर्म्स ऑफ वाटर. बस ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर वाटर में ही ऐसा होगा. नेचर ऑफ मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, तो यहाँ लिखा है मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. तीनों में, तीनों स्टेट में ये हो जाता है. बट वहाँ क्या लिखा है, ऑलवेज वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल. सिर्फ वाटर या फिर किसी भी सॉल्वेंट में जो घुलाने वाला होता है, लिक्विड चीज़ जो होती है, उसी में ऑस्मोसिस का प्रोसेस पॉसिबल है. अब है नेचर ऑफ मीडियम. मीडियम का नेचर कैसा होता है, तो यहाँ पे लिखा है सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों हो सकते हैं. बट यहाँ पे लिखा है ऑलवेज इन लिक्विड मीडियम. तो ये डिफरेंस हो गया. बहुत इजी टेबल है, आपको लर्न हो जानी चाहिए. एक पॉइंट लर्न करो,
और डिफरेंस याद रखो कि यहाँ पे इन चीज़ में क्या फ़र्क आ जाएगा, वर्डिंग तो वो ही रहेगी, थोड़ा सा टर्म्स जो है वो चेंज हो जाएंगे। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डिफ्यूजन में रिक्वायर्ड नहीं होती, उसमें किसी तरह का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी नहीं है, बट यहाँ पे जो ऑस्मोसिस है वहाँ पर हमेशा सेमी परमिएबल आपको चाहिएगी, ऑलवेज रिक्वायर्ड। ठीक है, 2 पॉइंट इसके और नेक्स्ट पेज पे रह गए हैं, उनको देखते हैं हम क्या लिखा है यहाँ पर। एक है फोर्स और दूसरा है अदर सब्सटेंस। ये रहे फोर्स। अब यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा उसको बोलेंगे डिफ्यूजन प्रेशर। डिफ्यूजन में जो प्रेशर यूज हो रहा है आपको कुछ नहीं लिखना है, डिफ्यूजन के नीचे लिख देना डीपी। डीपी का मीनिंग है डिफ्यूजन प्रेशर। और ऑस्मोसिस में जो प्रेशर लगेगा उसको बोलेंगे हम ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी। अदर सब्सटेंसेज 7 पॉइंट है इसका। डिफ्यूजन, इट इज़ नॉट मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंस। मतलब ये कि किसी और सब्सटेंस की प्रेजेंस या किसी और सब्सटेंस की अकरेंस इसको अफेक्ट नहीं कर सकती। यहाँ पे लिखा है इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंसंट्रेशन एंड टाइप ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। डिपेंड करता है कि जो हमने सॉल्वेंट लिया है उसके अंदर जो सॉल्यूट आने वाले हैं उन पार्टिकल की कंसंट्रेशन क्या होती है, उससे वो प्रभावित होती है। उसके बाद है ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट ऑफ सेल। द एक्सटर्नल ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट ऑफ अ सेल इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ टोनिसिटी ऑन द बेसिक देयर मे बी फॉलोइंग 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, इजीली आपको समझ में आएगा कि कौन सा सॉल्यूशन अंदर जाएगा, कौन सा सॉल्यूशन बाहर आएगा, किसकी सांद्रता ज़्यादा यानी कंसंट्रेशन किसकी हायर होगी, किसकी लोअर होगी। ये और अच्छे से पढ़ाने वाली चीज़ें मैं आपको इसको नेक्स्ट क्लास में लेना चाहूँगी। तब तक आप इसके नोट्स बना देना और यहाँ तक की टेबल बना के आप इसको प्रॉपर तरीके से लर्न करना। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जिसमें हम लोग ये पढ़ रहे थे भारत के कौन कौन से फिजिकल फीचर्स थे। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था भारत को 6 फिजिकल फीचर्स में डिवाइड कर रखा था। उसमें फर्स्ट जो हमने पढ़ा था हिमालय के बेस पर पढ़ा था, तो उसका जो ज्योग्राफिकल डिवीज़न दे रखा था वो हमने पढ़ लिया था हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक रेंज। और हिमाद्री के अंदर, हिमालय के अंदर कौन कौन सी मेन जो पिक्स आती है, हाईएस्ट पिक, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। और मैंने इसके आपको नोट्स बनाने के लिए कहा था, आप लोगों ने बना भी दिए होंगे। अब जो हम हिमालय के सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, रीजनल डिवीजन ऑफ द हिमालय, मैंने आपको ये भी बताया कि आपको नोटबुक में इसका कैसे मेंशन करना है। तो आप इसको पूरा का पूरा नहीं लिखकर एज ए शॉर्ट में डायग्राम के रूप में आप इसको बना देना। कि डायग्राम कैसे बनाओगे, जो आप एज ए चार्ट के रूप में हम जो मेंशन करते हैं हिमालय, फिर उसके बाद हिमालय के वापस 3 पार्ट दे रखे, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक रेंज। उनको लिखने के बाद ये किसके पार्ट आएंगे, ज्योग्राफिकल के अंदर तीनों आ जाएंगे। अब जो रीजनल के अंदर है वो 4 पार्ट आ जाएंगे। तो इसको आप ऐसे मेंशन करोगे तो आपको इजी से लर्न भी हो जाएगा। द हिमालय हैव ऑल्सो बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। देखो क्या दे रखा है, किस बेस पर डिवाइड कर रखा है, ये आपका पहले क्लियर होना चाहिए कि हम जो डिवाइडेशन करते हैं उनका बेस क्या होता है। तो किस बेस पे कर रखा है, वेस्ट टू ईस्ट में हिमालय रेंज किस प्रकार से फैली हुई है, इस बेस पर। दिस पार्टीशंस हैव बीन डेमोक्रेटेड बाय रिवर वैलीज। देखो फर्स्ट दे रखा है पंजाब हिमालय। अब इसमें क्या दे रखा है, इनके अंदर पर्टिकुलर आपको ये बता रखा है कि किस रिवर के बीच का कौन सा क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। फर्स्ट दे रखा है पंजाब हिमालय। दिस पार्ट ऑफ हिमालय स्ट्रेचेज बिटवीन रिवर इंडस एंड रिवर सतलज। अंडरलाइन कर देना, किन नदियों के बीच का है, इंडस और सतलज नदियों के बीच के पार्ट को हम क्या कहेंगे, पंजाब हिमालय कहेंगे। अगर आप लोगों से पूछा जाए व्हाट इज पंजाब हिमालय, तो यहाँ पर अपने को आंसर क्या देना है, बिटवीन रिवर इंडस एंड रिवर सतलज। ठीक है, इंडस और सतलज रिवर के बीच का जो पार्ट है उसको हम किस नाम से जानेंगे, पंजाब हिमालय के नाम से जानेंगे। हाउएवर इट इज नॉन रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रेस्पेक्टली। अगर आपको पर्टिकुलर क्या पूछा जाए, रीजन के अकॉर्डिंग पूछा जाए, तो कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय जो कहाँ है, वेस्ट टू ईस्ट के अंदर है। नेक्स्ट दे रखा है कुमायूं हिमालय। क्या कहा जाता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, कुमायूं। दिस पार्ट ऑफ द हिमालयाज विच स्ट्रेचेज बिटवीन सतलज एंड काली रिवर्स। अंडरलाइन कर देना। इसके अंदर आप जो मैंने कहा था आपको ऐसे बना के लिखना, तो पर्टिकुलर आप वहाँ पे उसके आगे मेंशन भी कर देना, पंजाब हिमालय, इंडस एंड रिवर सतलज, कुमायूं हिमालय, सतलज एंड काली रिवर इज नोन एज कुमायूं हिमालय। नेक्स्ट दे रखा है नेपाल हिमालय। दिस पार्ट, द पार्ट ऑफ द हिमालय लेइंग बिटवीन रिवर काली एंड रिवर तिस्ता। तो यहाँ पर आप क्या मेंशन करोगे, काली एंड तिस्ता रिवर इज नोन एज नेपाल हिमालय। नेक्स्ट दे रखा है असम हिमालय।
The remaining part of the east which stretches between the river Tista and river Dihang is known as Assam Himalaya. तो इसमें आपको क्या लर्न करना है, बस कौन कौन सी नदियों के बीच में ये पार्ट आ रहे हैं जिनको पर्टिकुलर इनके नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट दे रखा है पंजाब, इंडस एंड सतलज रिवर। नेक्स्ट दे रखा है आपको कुमायूं, सतलज एंड काली रिवर। नेक्स्ट नेपाल, काली एंड तिस्ता रिवर। और लास्ट दे रखा है असम, तिस्ता एंड दिहांग रिवर। तो ये आपका क्लियर हो गया है कि कौन कौन सी नदियों के बेस से इनको कहा जाए, रीजन के बेस से कहा जाए, वेस्ट टू ईस्ट से कहा जाए, तो हिमालय का पार्ट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अब जो नेक्स्ट इसमें हम पढ़ने वाले हैं पूर्वांचल और ईस्टर्न रेंज, ये इसी का ही पार्ट है, ठीक है। 3 पार्ट दे रखे हैं, ज्योग्राफिकल, रीजनल और थर्ड पढ़ेंगे पूर्वांचल और ईस्टर्न रेंज के बारे में कौन कौन सी चीजें आती है उसके अंदर। द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय, अंडरलाइन करना है इसको। ब्रह्मपुत्र जो रिवर है मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय, हिमालय की कौन सी बाउंड्री के अंदर आता है, ईस्टर्न बाउंड्री के। बिहाइंड द दिहांग जोर्ज, जोर्ज के बारे में अपन ने पढ़ा था ग्लोसरी वर्ड के अंदर। बिहाइंड द दिहांग जोर्ज द हिमालयस कर्व शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। देखो क्या दे रखा है, द हिमालयस कर्व, कर्व का मतलब जो शेप होता है, जो अप डाउन करके जिस शेप को अपन कर्व शेप बोलते हैं, शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब फैला हुआ है, अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया, ईस्टर्न बाउंड्री ईस्ट की बाउंड्री तक फैला हुआ है। दिस आर कॉल्ड द पूर्वांचल, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, पूर्वांचल के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ अंडरलाइन कर देना, इसको पूर्वांचल के अलावा इसको ईस्टर्न हिल्स भी कहा जाता है और उसको माउंटेन्स भी कहा जाता है। जरूरी नहीं कि आपको यहाँ पर पूर्वांचल दे रखा है, तो हो सकता है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए वो भी ये पूछा जाए कि व्हाट इज पूर्वांचल, व्हाट इज माउंटेन रेंज भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज ईस्टर्न रेंज भी पूछ सकते हैं। तो आपको इसको तीनों के तीनों नाम आपको क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। These hills running through the northeastern state are mostly composed of strong sandstone. They are natural sedimentary rocks. हम लोगों ने 3 रॉक्स के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पर ये किससे बनी हुई है, सेडिमेंट्री रॉक से बनी हुई। क्या दे रखा है, दिस हिल रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर मोस्टली कंपोज्ड, कंपोज्ड का मतलब जो उसकी रचना हुई है, ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन, जो कठोर पत्थर है, देट आर नेचुरल, जो प्राकृतिक है, सेडिमेंट्री रॉक्स उससे उनकी रचना हुई है। द पूर्वांचल मोस्टली रन इज पैरेलल रेंज, पैरेलल का मतलब क्या होता है, उसकी समानांतर रेंज में बनी हुई है। एंड वैलीज एंड आर कवर्ड विथ डेंस फॉरेस्ट, एंड वैलीज, वैलीज का मतलब क्या होता है, घाटियां, एंड कवर्ड विथ डेंस फॉरेस्ट, उसके साथ ही साथ उसने घने जो जंगल है, डेंस का मतलब क्या होता है, बहुत घने जंगल कह सकते हैं, जिनका घनत्व बहुत ज्यादा होता है, ऐसे जंगलों को भी उसने क्या कर रखा है, कवर्ड कर रखा है। द पूर्वांचल कंसिस्ट ऑफ द पतकाई हिल्स, द नागा हिल्स, द मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। अंडरलाइन कर देना, पूर्वांचल के अंदर कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं, तो पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। लास्ट समय हमने जब 8th क्लास में इसके बारे में पढ़ा था, तो मैंने आप लोग को ये बताया भी था कि ये जो हिल्स है, ये पर्टिकुलर यहाँ पर रहने वाली जो जातियाँ हैं उनके नाम पर भी इनको जाना जाता है, और इन पहाड़ियों पर इन्हीं के नाम की जनजातियाँ निवास करती हैं। अब अपना जो सेकेंड पॉइंट आता है इसके अंदर, जो फिजिकल फीचर्स दे रखे हैं इंडिया में, उसका आता है सेकेंड पॉइंट नॉर्थन प्लेन्स, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती थी, मैंने आपको जो लास्ट लेसन हम लोगों ने पढ़ा था उसके अंदर हमने इंडिया का मैप पढ़ा था, और इंडिया के मैप जब मैंने आपको फिल करवाया था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि आपको पर्टिकुलर पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट कहाँ पर आ रहा है। अगर आपके माइंड में ये सेटअप है कि कौन सा स्टेट कहाँ पर आ रहा है, तो आपका जो ये मेजर फिजियोग्राफी डिवीजन का जो मैप दे रखा है, आप उसको मिनटों में फिल कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, देखो सबसे पहले अपन जब भी मैप फिल करते हो, जब आप मैथ्स में कोई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करते हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, इंडिकेटर मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर भी आपको इंडिकेटर दे रखे हैं, देखो नॉर्थन माउंटेन रेंज, नॉर्थन प्लेन्स, थार डेजर्ट, डेक्कन प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स एंड ग्रुप ऑफ आइलैंड। देखो यहाँ पर 5 डिवाइडेशन दे रखे हैं आपको। अब मेरी बात को ध्यान से सुना, जब हम मैप देखते हैं तो आगे आपको इंडिकेटर, इंडिकेटर का मतलब क्या दे रखा है, सिंबल बना रखे हैं, साइन दे रखे हैं कि किस प्रकार से किसको मेंशन कर रखा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मैंने जो मैप फिल करवाया उस नोटबुक को आप साथ में रखो और आप ये खाली वाला मैप देखो। अब इसमें आपको इंडिकेटर के रूप में देखो शो कर रखा है कि ऐसा ऐसा जो पार्ट है वो किसके अंदर आएगा, नॉर्थन माउंटेन रीजन के अंदर। अब आपको मैप के अंदर क्लियरली दिख रहा होगा क्योंकि आपके पास फिल किया हुआ मैप भी है और उसमें आपको ये वाला
कलर भी दिख रहा होगा कि ऐसा कलर कहाँ पर फिल कर रखा है, तो वो किसके अंदर आएगा, नॉर्थर्न माउंटेन रेंज के अंदर आएगा। इससे हमारा क्या क्लियर होता है कि ऐसा कलर जहां पर भी कर रखा है तो जो जो स्टेट उसके अंदर आ रहे हैं वो किसके अंदर आएंगे, नॉर्थ माउंटेन रीजन के अंदर। यानी कि इसका क्षेत्र आपको पता चल गया, इसका रीजन पता चल गया, क्योंकि ये पर्टिकुलर दे रखे हैं लेकिन ये डिवाइडेशन कर रखा है इंडिया के मैप को, ये कह सकते हैं कि इंडिया का जो फीचर्स है उसको डिवाइड कर रखा है, तो इन सभी बेस पर कर रखा है। जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल, ये जो ब्लैक वाला पार्ट दे रखा है ये आपके कोस्टल प्लेन्स है, तो यहाँ पर राजस्थान के अंदर कोस्टल प्लेन्स क्यों नहीं बताया उन्होंने, नहीं बताया क्योंकि राजस्थान के अंदर कोई कोस्टल है ही नहीं, तो वो वहां पर शो नहीं किया है। लेकिन ये सारा क्या है, तटीय क्षेत्र है, जो आपका केरल और ये सब आता है, तमिलनाडु, ये तटीय क्षेत्र है, तो इसका बेस यहाँ पर बता रखा है कोस्टल प्लेन्स। तो आपको यहाँ पर ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इस एरिया के अंदर जो भी स्टेट आते हैं वो सारे किसके अंदर आएंगे, कोस्टल प्लेन्स के अंदर आएंगे। उसी प्रकार से दे रखा है डेक्कन प्लेट्यू के अंदर जो दक्कन का ये पठार दे रखा है, बीच का क्षेत्र। अब ऐसा भी होगा देखो कि अगर आप, कुछ बच्चों के माइंड में ये होगा कि इसमें ये स्टेट भी आ रहा है, उसमें ये स्टेट भी आ रहा है, तो इसमें आप लोगों को टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। देखो क्या दे रखा है, पर्टिकुलर जहां जहां से स्टेट की लाइन बाउंड्री बना रखी है, तो कुछ स्टेट का पार्ट अलग भी आता है। जैसे अपन राजस्थान की बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर का जो क्षेत्र है वो थार डेजर्ट के अंदर आता है, लेकिन झालावाड़ है, बांसवाड़ा है, ये किसी डेजर्ट के अंदर नहीं आते। तो यहाँ पर क्या कर रखा है, बाउंड्री से जहां जहां से आपको कट कर रखा है, तो वहां का जो पर्टिकुलर क्षेत्र है वो पर्टिकुलर उस एरिया के अंदर आपका आ जाएगा। तो ये मेरे समझाने का मीन्स इतना ही था कि आप लोगों का ये क्लियर होना चाहिए कि कौन से रीजन के अंदर कौन से स्टेट आते हैं। अगर आपको ये चीज अच्छे से पता है तो आपको पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर, अब आपको दे रखा तब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर माउंटेन रेंज आती है, कि यहाँ पर कोस्टल एरिया आता है, यहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू आता है, यहाँ पर ये पूरा आपका दे रखा है, ये थार डेजर्ट दे रखा है, तो इससे आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो एक बार और आप क्या करोगे, आपका जो फिल किया हुआ मैप है, नोटबुक को आप पास में रखोगे और इस मैप को पास में रखोगे, और आप लोग एक मैप और फिल करोगे जिसमें आपका ये कलर भी मेंशन होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप सेम ऐसे ही कलर लो, कोई सा भी कलर लेना और पेन पेंसिल वाला कलर यूज करना, उससे आप मेंशन करोगे और मैप के पीछे आप शो करोगे कि कौन से रीजन के अंदर कौन से स्टेट आते हैं, जिससे कि आपका पूरा फिजियोग्राफ जो डिवीजन दे रखा है, ज्योग्राफिकल डिवीजन जो दे रखा है वो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है अपने नॉर्थर्न प्लेन्स, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।